हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ हैं बहुत इस जीके का बहुत स्कोरिंग टॉपिक पॉलिटी। क्या है पॉलिटी? पॉलिटी को समझने के लिए हमें अपने संविधान को, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को समझना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम बात करते हैं कि जैसे दुनिया है, दुनिया में लोग रहते हैं, ठीक है। इन लोगों को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए हमें कुछ ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि बेसिकली हम जो ऑर्गन्स यूज़ करते हैं वो ऑर्गन्स क्या क्या हैं? लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन जो है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन जो है जुडिशरी। तो बच्चों सबसे पहले अपने बात करते हैं लेजिस्लेचर क्या है। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर को अपने ये कह सकते हैं कि इट्स ए लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इन लोगों को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए, लोगों को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स की, कुछ नियम की ज़रूरत पड़ती है। तो उन नियमों को बनाने के लिए जो ऑर्गन है वो कौन सा है? लेजिस्लेचर। अब वही है कि जो नियम बने हैं इन लोगों को चलाने के लिए, जो नियम बनाए गए हैं उनको क्या करना है? इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑर्गन यूज़ किया जाता है दैट ऑर्गन इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? टू इम्प्लीमेंट और टू एग्जीक्यूटिव द लॉज। उसके बाद थर्ड ऑर्गन जो बहुत वेरी मेन ऑर्गन जो है वो क्या है? जुडिशरी। अगर जुडिशरी ना हो फिर तो देश फटाफट क्या है? ख़त्म है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग लड़ते फिरते रहेंगे। लेकिन जो जुडिशरी है इसके कारण ही क्या है, हमारा देश बचा हुआ है आज। तो बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते रहो आप। सबसे पहले अपने बात करते हैं देयर आर 3 principal organs of society. There are 3 principal organs of society. कौन कौन से 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले अपने बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया था द फंक्शन ऑफ legislature is the function of legislature is to make the laws। मतलब ये क्या है? एक लॉ मेकिंग बॉडी है जिसका काम क्या है? नियम बनाना, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना। अब इंडिया के अंदर ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये जो बनाने का काम है वो कौन कर रही है? हमारी पार्लियामेंट।
तो लिख लो आप इसमें भी, दिस फंक्शन in India is performed by Parliament. The function of legislature is to make the laws, and this function in India is performed by the Parliament. उसके बाद रूल्स बन गए हैं, लॉज बन गए हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। तो रूल्स को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑर्गन हम यूज़ करते हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के लिए सिंपली ये चीज़ लिख सकते हैं, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ एक बार। सेकंड जो ऑर्गन जो है हमारा वो क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव क्या है, जो लॉ बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अपने ये लिख सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। जो लॉ बनाए गए थे लेजिस्लेचर के द्वारा, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। तीसरा ऑर्गन जो मैंने आपको बताया है बहुत ही मेन ऑर्गन है ये, जुडिशरी। अगर जुडिशरी ना हो तो देश पता नहीं जल्दी ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, इनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो उन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए आप लिख लीजिए इसको, जुडिशरी। जुडिशरी के लिए सिंपली 4 वर्ड लिख लो, टू resolve the disputes। मतलब लोगों को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उनके लड़ाई झगड़ों का जो है हिसाब किताब के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो ऑर्गन यूज़ किया जाता है, वो ऑर्गन कौन सा है, जुडिशरी। वो ऑर्गन कौन सा है हमारा, जुडिशरी। जुडिशरी ये तो आपने रीड कर लिया कि लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव क्या है, इसको एक इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जुडिशरी जो है वो लोगों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम सिंपली रीड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। बेटे ये सारा जो है ये जस्ट आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं डिटेल में, तो अभी ये 2-3 क्लासेस के अंदर तो हमारा क्या चलेगा, एक इंट्रोडक्शन ही चलेगा। डिटेल में हम इसके बारे में बाद में रीड करेंगे। तो अब अपने देखते हैं कि जो संविधान हमारा बनाया गया है, संविधान बनाया गया है उसके लिए क्या है कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले एक गठित किया गया संविधान बनाने के लिए सबसे पहले जो है एक प्लान लाया गया देश में, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया। इस कैबिनेट मिशन प्लान के जो मेंबर्स थे, उसके 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के। वो कौन कौन थे, इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लेना आप। तो वो 3 मेंबर कौन कौन थे इसके, फर्स्ट A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। सेकंड पैथिक, P-A-T-H-I-C-K, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस।
और जो तीसरा मेंबर था इसका वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर थे, इनको बुलाया गया था कि आप आके हमारे संविधान बनाओ, संविधान की रूपरेखा रखो। तो इन 3 मेंबर्स को बुलाया गया था। वो 3 मेंबर कौन कौन से थे? A.V. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों ने मिलके हमारे संविधान की रूपरेखा रखी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस की हमारी रूपरेखा रखी। उसको अपने बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन तीनों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी जनरेट की। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो टोटल इसके अंदर मेंबर्स थे हमारे, उस टाइम पे जो मेंबर्स थे वो थे 389 टोटल मेंबर्स थे। टोटल मेंबर्स थे जो थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 टोटल मेंबर्स थे उस टाइम पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी गठित होगी। उसके बाद ये लोग चले गए। उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि कौन मेंबर बनेगा, कौन कैसे बनेगा, कौन किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, किसको कोई कौन सा डेजिग्नेशन, जिसको भी कोई डेजिग्नेशन देना है उसके बारे में अलग अलग डिसीजंस हुए। तो उन डिसीजंस के अंदर अपने देखते हैं, उन डिसीजंस के अंदर एक सेशन हुआ। फर्स्ट सेशन जो हुआ, फर्स्ट सेशन ऑफ सीए, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पहला सेशन हुआ था, वो डेट आपने ज़रूर याद रखनी है। वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था वो कौन था? वो था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। इसको क्या चुना गया उस टाइम पे? फर्स्ट सेशन के अंदर इसको क्या चुना गया? प्रेसिडेंट। इसको क्यों चुना गया उस टाइम पे? ये देखो, जब 389 मेंबर्स थे इनके, तो एक फ्रेंच रूल फॉलो किया गया। फ्रेंच रूल के अकॉर्डिंगली क्या था कि सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर है, सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसको क्या है कि हमने प्रेसिडेंट चूज कर लिया। ये जो था सच्चिदानंद सिन्हा जो था, इट वाज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ये एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट था। बट इसके जस्ट 2 दिन बाद ही, 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को किसको इलेक्ट किया गया परमानेंट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as a permanent president of कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो परमानेंट मेंबर है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो चुना गया। अब प्रेसिडेंट इसमें चुन लिया, तो इसमें और भी कई सारे डेजिग्नेशन चाहिए होते हैं, तो अपने सारों के बारे में डिटेल में नोट कर लेते हैं पहले। जस्ट राइट डाउन। फर्स्ट सेशन ऑफ सीए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट सेशन ऑफ सीए कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट सेशन ऑफ, ये याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट सेशन ऑफ सीए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। On this date, temporary
on this date temporary president was chosen, and that was सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने आपको बताया यह कि ये क्या था, हमारा एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट था। ये कैसे चूज़ किया गया था? ये चूज़ किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल क्या कहता है? फ्रेंच मॉडल में ये है कि जो ओल्डेस्ट पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ सीए। अब क्या है कि 2 दिन बाद ही ये रूल्स चेंज हुए। तो रूल्स चेंज होने के बाद ऑन 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को द परमानेंट president was elected and he was Dr. राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट प्रेसिडेंट जो बना वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन वाइस प्रेसिडेंट जो चूज किया गया, वाइस प्रेसिडेंट जो चूज किया गया, दैट वाज H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और इसके लिए क्या है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके लिए एक एडवाइज़र की भी जरूरत पड़ती है अपने को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो चूज़ किया गया वो था B.N. राव। ये चीज़ें याद रखनी है कि 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट के रूप में जो इलेक्ट किए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट कौन था? H.C. मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, एक सलाहकार जो नियुक्त किया गया वो किसको किया गया? B.N. राव को एक सलाहकार उसमें नियुक्त किया गया। तो ये सारे नियुक्ति के बाद एक अपने कहते हैं कि मता पास करना कि इस रेजोल्यूशन को, ये जो सारा कुछ किया है इनको सबको पास करना। पास कब किया गया ये ध्यान रखना आपने, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव resolution was passed by जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको पास कर दिया। तो ये तो हो गया सीए का गठन हो गया। सीए के गठन में प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एडवाइज़र हो गया, बाकी सारे इसमें क्या हो गए? मेंबर्स हो गए। मेंबर्स कितने थे याद रखना? 389 मेंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। आफ्टर दैट जो है हमारे संविधान में अपने कुछ कमेटीज़ बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कुछ कमेटीज़ बनी। तो टोटल आपको बता दूं कि देयर वर 22 कमेटीज़। देयर वर
22 कमेटीज ऑफ सीए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की टोटल कमेटीज जो थी वो कितनी थी? 22 कमेटीज थी सीए की। तो ये जो सीए की कुछ कमेटीज के बारे में अपने सब सारी की सारी कमेटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज और उनके हेड के बारे में अपने बात करते हैं। तो फर्स्ट कमेटी लिख लीजिए आप, सम इम्पोर्टेंट कमेटीज, सम इम्पोर्टेंट कमेटीज। फर्स्ट जो कमेटी है वो है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी। यूनियन का मतलब क्या है इसमें? केंद्र, मतलब केंद्र के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जो पावर्स थी वो किस किस को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये उसके लिए भी क्या है, कमेटी बनाई गई। तो उस कमेटी का नाम क्या दे दिया? यूनियन पावर कमेटी। सेकंड जो कमेटी है वो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी मतलब संविधान को किस तरीके से लिखा जाना है, कैसे लिखा जाना है, तो इसके लिए भी क्या है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई। याद रखना है कि जिन दोनों के साथ क्या आ गया, यूनियन आ गया, उन दोनों का जो हेड था वो कौन था? JL नेहरू। इन दोनों कमेटीज़ का जो हेड था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद थर्ड कमेटी जो है वो है कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। कमेटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। कमेटीज़ ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, कम गिनती वाले लोग हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, मूल अधिकार हमारे क्या क्या मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार का मतलब कोई किसी को जाते को कोई मार दे, कोई किसी का कुछ रॉबरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे कुछ मूल अधिकार हैं उस चीज़ को लेके। तो उन सभी चीज़ों को लेके और कुछ जो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैन्स हो गए, बौद्ध हो गए, इन सब ये सारे क्या हैं हमारे देश के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। तो इनको लेके भी कुछ नियम बनाए गए, एक कमेटी बनाई गई। तो वो कमेटी क्या है? कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। उसके बाद एक और कमेटी जो है, कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज। कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज एंड ट्राइब्स। कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज एंड ट्राइब्स मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो आदिवासी एरिया हैं हमारे, या दूर दराज हैं, जिनको अपन ने मतलब हमारे देश के हिस्से में नहीं आते हैं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये दोनों कमेटीज़ का जो हेड था वो कौन था? सरदार पटेल। पूरा नाम क्या है इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इनके हेड थे। पांचवी कमेटी जो है वो क्या है हमारी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम है कि जो भी संविधान के अंदर लिखा जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर एक ड्राफ्ट बनाया जाता है कि कौन सी बातें अपने इसके अंदर लेनी है, कौन सी बातें इसमें कट करनी है, कौन सी बातें को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, यूज़ करना है।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई उसका जो हेड था वो था B.R. अम्बेडकर। कई बार अपने ये कह देते हैं कि हमारा संविधान किसने लिखा, तो अपने नाम ले देते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने लिखा, लेकिन संविधान लिखने के लिए एक ही पर्सन पर्याप्त नहीं है। संविधान हमारा बहुत सारे पर्सन्स ने मिलकर लिखा था। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उसके बाद एक बनाई गई फ्लैग कमेटी, फ्लैग कमेटी कि हमारे नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए भी एक कमेटी बनी गई। तो कमेटी के जो हेड थे वो थे J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी जो थे वो फ्लैग कमेटी के क्या थे, हेड थे। तो फ्लैग कमेटी से ये नहीं है कि उसमें वो फ्लैग को पूरा तरीके से, इंडियन फ्लैग को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जो भी है, ये सिर्फ एक हेड थे। लेकिन फ्लैग को, हमारे इंडियन फ्लैग को जो डिस्क्रिप्शन दी गई, पूरी डिस्क्रिप्शन दिया गया, वो किसने दिया था, S. राधाकृष्णन। ये नोट कर लो आप, S. राधाकृष्णन gave the full description of our Indian flag। इंडियन फ्लैग का फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो किसने दिया, S. राधाकृष्णन ने दिया था। तो अभी अपन ने कौन कौन सी कमेटीज़ रीड की हैं, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जहाँ पे ये दोनों में यूनियन आ गया, उसके हेड कौन है, J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी उसके हेड हैं। उसके बाद कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज एंड ट्राइब्स, इन दोनों के हेड जो हैं वो कौन है, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड B.R. अम्बेडकर। फ्लैग कमेटी के हेड जो हैं J.B. कृपलानी है। और हमारे इंडियन फ्लैग का फुल डिस्क्रिप्शन जो दिया वो किसने दिया, S. राधाकृष्णन ने। अभी कमेटीज़ हमारी काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ का ही जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद 7th कीजिए आप, एक बनाई गई हाउस कमेटी। हाउस कमेटी क्यों बनाई गई कि विधानसभा है, राज्यसभा है, इनको आपस में डिवाइड करना है, तो उसके लिए ये हाउस कमेटी बनाई गई। हाउस कमेटी के जो हेड थे वो थे पताबी सीतारमैया। पताबी सीतारमैया। और 8th जो कमेटी है वो है फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। सारा पैसे का लेन देन जो है, स्टाफ जो रखना है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो है वो बनाई गई। इसके जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी आपने 8 कमेटीज़ के बारे में बात की है हमने, तो वो 8 कमेटीज़ में दोबारा एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। यूनियन पावर कमेटी है और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। इन दोनों कमेटीज़ के जो हेड थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, और कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज़ एंड ट्राइब्स, मतलब ट्राइब्स लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए कमेटी बनाई गई, और हमारे मूल अधिकारों के लिए कमेटी बनाई गई। उन दोनों के हेड जो थे वो कौन था, सरदार पटेल।
ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर, जैसे आपने देखे होगा विधानसभा या संसद में क्या है, स्पीकर ऊपर ऊपर स्पीकर बैठा होता है, स्पीकर के साथ जो पर्सन बैठता है वो क्या है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो वही ड्राफ्टिंग करता है कि जो हमारे संविधान में क्या चीज़ें अमेंडमेंट्स करनी है, क्या चेंजेस करनी है, क्या उसको रीड करना, उसको कट करना, मानना ना मानना, कुछ अमेंडमेंट्स माननी है, कोई नहीं माननी है, वो सारी चीज़ों को ड्राफ्टिंग कमेटी ही तय करती है। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड था वो कौन था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फ्लैग कमेटी आई। फ्लैग कमेटी के लिए जो हेड थे वो कौन था, J.B. कृपलानी। और हमारे हेड फ्लैग की कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो किसने दी, S. राधाकृष्णन ने दी। 7वीं कमेटी अभी आपको बताया हाउस कमेटी है। हाउस कमेटी का हेड जो था वो पताबी सीतारमैया था। और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आगे बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, ऐसा थोड़ी अभी ये संविधान 2, 4, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर लिखा गया। संविधान को लिखने में बहुत टाइम लगा। तो वो कितना टाइम लगा, ये चीज़ आप नोट करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली assembly took 2 years 11 months and 18 days। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, तो आपने ये अच्छी तरीके से याद रखना है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हमारे CA ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारा संविधान प्रोड्यूस किया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस किया था। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने लर्न करनी है। इम्पोर्टेंट डेट्स, वो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट कब किया गया था। संविधान अडॉप्ट कब किया गया, तो ये आपने याद रखना है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज adopted on 26 नवंबर 1949। मतलब संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था, कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो उसके बाद संविधान को ये अडॉप्शन तो मिल गई, बट इसको इफ़ेक्ट में नहीं लिया गया तब तक। इसको इफ़ेक्ट में कब लिया गया, इसको इफ़ेक्ट में लिया गया, बट इट केम इनटू इफ़ेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको इफ़ेक्ट में लिया गया। आपको पता भी है कि 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं, हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, हमेशा 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब इसके आसपास की ही कुछ डेट्स हैं तो वो भी आपको याद रखनी है। CA adopted our national
एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। भाई हमारा जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है जनगण मन और वंदे मातरम, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी, मतलब 2 दिन पहले, हमारे रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले ही इसको अडॉप्ट किया गया था। सीए ने अडॉप्ट किया था कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कि जब 26 जनवरी 1950 को बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साथ हमारा जनगण मन और जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, इन दोनों को गाया गया था बहुत बड़े लेवल पे। जब ये हमारा रिपब्लिक डे हुआ तो रिपब्लिक डे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? आप याद रखो कि इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। मतलब ये सारे इवेंट्स जो हैं, कौन कौन से इवेंट्स कि हमारा सिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया, या सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ। तो इन सारों को याद रखना है। अपने जो आज़ादी का दिवस है 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे है, उसके आसपास की डेट्स ये सारी आपको याद रखनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जब संविधान जो है बना है, इफेक्ट में आया है, व्हेन आवर सिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मैं सिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिटी comes into force when our constitution comes into force on 26th Jan 1950। मतलब जब ये फोर्स काम में आने लगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से बना, इफेक्ट में आने लगा, तब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी? इट कंटेन्स, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि 395 तो उस टाइम इसके अंदर क्या थे? आर्टिकल्स। हमारे संविधान के अंदर, ओरिजिनल संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और इस संविधान के जो पार्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स थे, टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देयर आर 8 शेड्यूल्स, मतलब सूचियाँ, या अपने इसको कह देंगे इंडेक्सेस। जब हमारा संविधान बना, संविधान अडॉप्ट किया गया जिस डेट को, या केम इनटू फोर्स, उस टाइम हमारे संविधान के अंदर 395 आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, 22 इसके भाग थे, 8 इसकी सूचियाँ थी, ये शेड्यूल अपने इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखी जाए, टुडेज़ आज की सिचुएशन में क्या है कि हमारे जो संविधान के आर्टिकल्स हैं आज के डेट में, वो कितने हैं? 450, 450 के करीब हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स कितने हैं? 25, और सूचियाँ कितनी हैं? 12। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब संविधान बना तो हमें पता नहीं था, धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में पता लगा, तो हमने हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स होते गए, चेंजेस होते गए, तो उन चेंजेस को ही हमने अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग पार्ट्स के थ्रू बता दिया, ऐड करते गए उनको। तो आज का जो दिन है, तब तक हमारे संविधान के अंदर लगभग 450 आर्टिकल्स हैं।
22 इसके 25 इसके पार्ट्स हैं एंड 12 इसके शेड्यूल्स हैं। अगर अपने शेड्यूल्स की बात करें, देखो आर्टिकल्स और पार्ट्स जो हैं वो अपने पैरेलल इसको रीड करेंगे। इसको पैरेलल रीड कैसे करेंगे कि हमेशा यही है कि जैसे हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, 1 से लेके 25 तक इसके आर्टिकल्स हैं, तो इसको इनको तो हम पैरेलल रीड करेंगे। अभी अपने बात करते हैं आज शेड्यूल्स की। तो टोटल अभी मैंने आपको बताया है कि कितने शेड्यूल हैं। टोटल जो शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं, 8 + 4, 8 हमारे ओरिजिनल थे, पहले वाले संविधान में थे, और आज इसके अंदर ऐड होके 4 और ऐड हो गए, तो टोटल हैं 12 शेड्यूल हैं। तो पहले अपने जो 8 शेड्यूल ये वाले हैं, पहले वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखो यहाँ पे जो भी अपने बात कर रहे हैं इस इंट्रोडक्शन के अंदर, वो ये ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं सिर्फ अभी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जैसे स्टेट्स जो हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितनी हैं, 7, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद सेकंड जो है शेड्यूल वो आ जाता है सैलरीज। जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है, इन सब की सैलरीज को मेंशन किया गया कि किसकी कितनी सैलरी होगी। तो वो हमारे सेकंड शेड्यूल के अंदर इसको लिखा गया है। थर्ड जो है वो है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। मतलब जब भी कोई किसी डेजिग्नेशन पे आता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे सीएजी है, चाहे अटॉर्नी जनरल है, कोई भी है, जब वो अपने पद को ग्रहण करता है तब उसको क्या है, एक शपथ लेनी पड़ती है, एक कसम खानी पड़ती है। तो हर किसी के लिए ये कसम क्या है, अलग अलग है। तो इसके ये जो कसमें वगैरह हैं वो सारी मेंशन इसमें की हुई हैं, शेड्यूल 3 में की हुई हैं। फोर्थ शेड्यूल की अगर अपने बात करते हैं तो फोर्थ शेड्यूल में आ जाता है एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स टू राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेशन देनी है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे कि पॉपुलेशन कितनी है, तो उस हिसाब से सीटों की एलोकेशन की जाती है। फिफ्थ है हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल है वो है एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, जो दूर दराज के शेड्यूल एरियाज हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं,
उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाना है, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये किसमें मेंशन है, शेड्यूल 5th शेड्यूल में मेंशन है। 6th में क्या है, यहाँ तक तो देखो सेम रहेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। बस इसके बाद थोड़ा सा चेंज है, इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए अलग से ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के शेड्यूल मेंशन किए हुए हैं कि उनको किस तरीके से मेंटेन करना है। 7वें की बात करें अगर, अपने 7वां शेड्यूल जो है उसमें क्या है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये रब कर देते हैं। सेवंथ, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स होती हैं कि इनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, स्टेट्स को कुछ राइट्स दिए होते हैं, कुछ राइट्स सेंटर को दिए होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अभी तक जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में मैं बताऊं अगर आपको, तो वो 3 लिस्ट में कैटेगराइज किया गया उसको। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, और थर्ड जो है वो है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स को अपने कहते हैं मसले हैं, 100 मसले हैं जो जिनके राइट्स जो हैं, जिनकी पावर्स जो है वो सारी की सारी किसके पास हैं, यूनियन मतलब केंद्र के पास हैं। इसी तरीके से अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो लगभग 61 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पावर्स जो हैं वो सिर्फ स्टेट के पास हैं, और कुछ एक मसले ऐसे भी होते हैं जो दोनों के पास जिनकी पावर्स होती हैं तो वो उनको अपने कंकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं। वो टोटल है 52 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कंकरेंट यानी कि स्टेट के पास भी हैं और यूनियन के पास भी हैं। देखो ये जो सिनेरियो है 100 है, 61 है, ये 52 है, ये जो सिनेरियो है ये आज का है, लेकिन ये सिनेरियो चेंज होता रहता है। तो ऑब्वियसली है जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो इस सिनेरियो को एक बार रिवाइज़ करके देख के जाना कि कहीं ये सिनेरियो चेंज तो नहीं हो गया। उसके बाद 8वें शेड्यूल की अगर अपने बात करें, 8th शेड्यूल की बात करें अगर अपने, तो ये है, इसके अंदर क्या मेंशन है, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो आज की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल जो लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आज की डेट में हैं। हमारे संविधान के अंदर इनको मान्यता मिली हुई है, लेकिन जब हमारा ओरिजिनल था, मतलब अपने लिख लो ये, इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, बाकी जो 8 लैंग्वेजेस हैं वो कब की गई, बाद में ऐड की गई हैं।
तो क्वेश्चन जनरली ये कई बार अराइज हो जाता है कि लेटेस्ट जो 4 लैंग्वेजेज अराइज हुई हैं, लेटेस्ट जो 4 लैंग्वेजेज ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपने याद रखना है कि जो लेटेस्ट 4 लैंग्वेजेज कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है मैथिली, सेकंड है बोडो, थर्ड है डोगरी और फोर्थ है संथली। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथली, लेटेस्ट 4 लैंग्वेज जो लास्ट में ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथली, ये लेटेस्ट 4 लैंग्वेज हैं जो जो लास्ट में ऐड हुई हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लैंग्वेजेस की बात चली रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंटर इज हिंदी, मतलब जो सेंटर का जो सारा काम होता है वो हिंदी में ही होता है। हिंदी को ही मान्यता दी गई है। ये हिंदी को मान्यता कब दी गई है। आर्टिकल 343 के अंदर इसको मान्यता दी गई थी। उसके बाद अगर अपने बात करें, लैंग्वेजेस की बात चल रही है तो लैंग्वेजेस के अंदर अपने एक चीज़ की और बात करते हैं कि कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस को अपने कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है, या अपने कह सकते हैं लगभग 1500 साल पुरानी ओल्ड लैंग्वेज हैं, उनको अपने क्या बोल देते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस बोल देते हैं। तो जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, उसको क्रम वाइज अगर अपने बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका क्रम मेनली क्या है। क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो क्रम है, क्रम वाइज ही आपको ये याद रखनी है। तो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो है तमिल, सेकंड इज संस्कृत, थर्ड इज तेलुगु, फोर्थ इज कन्नड़ बोलते हैं जिसको, और फिफ्थ जो है वो है मलयालम। और टोटल आपको याद रखना है कि ये टोटल क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कितनी है, 6 हैं। और सिक्स्थ है उड़िया। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ बोल देते हैं इसको, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। तो आपको लगभग हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा बहुत रह गया है कि अभी 8 शेड्यूल हो गए हैं हमारे, 4 शेड्यूल अभी पेंडिंग है जो नए ऐड हुए हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।